चलिए बच्चों, आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो कंडक्टेंस होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो मैं लिख सकता हूँ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स on number 1, number of ions present in solution। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर कितने आयंस प्रेजेंट है उस पर। दूसरा फैक्टर जिस पे कंडक्टेंस डिपेंड करता है वो है आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, अब ये आयनिक मोबिलिटी क्या होता है? It is the speed of ion. It is the speed of ion under unit potential gradient. Unit potential gradient. ठीक है भाई, यानी हम कह सकते हैं कि ionic mobility is equal to speed of ion अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? That is पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब सभी को पता है स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम करके भी लिख सकते हैं। अपॉन में आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो होता है EMF divided by distance between electrodes। ठीक है बच्चों, यूनिट ऑफ आयनिक मोबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कंडक्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ लेते हैं। डाइल्यूशन का मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में वाटर ऐड करना। ठीक है, तो द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन नंबर 1 कंडक्टेंस। ठीक है, यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें हमने वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने से इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो सभी को पता है कि एज ऑन डाइल्यूशन, यानी जैसे ही मैं पानी मिलाऊंगा इलेक्ट्रोलाइट में, मोर आयंस आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जितना ज़्यादा पानी मिलाओगे उतने आयंस प्रोड्यूस होंगे इन सॉल्यूशन। ठीक है, so the conductance increases। क्लियर है? दूसरा पॉइंट कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है? कंडक्टिविटी को सब जानते हैं, कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय कप्पा। ठीक है, तो ये माना जाता है कि जैसे ही आप डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो डाइल्यूशन अगर आपने बढ़ाया तो कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, अब क्यों डिक्रीज होती है? तो आपको पता है कि कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है ना, तो होगा क्या कि ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं।
यानी यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस प्रेजेंट होते हैं उनकी संख्या गिर जाती है। हैंस कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, 200 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके अंदर मैं एक हाइपोथेटिकल क्यूब मान लेता हूँ, और इस हाइपोथेटिकल क्यूब का वॉल्यूम क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इतने वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के कंडक्टेंस को ही क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। मान के चलिए कि इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर 6 आयंस प्रेजेंट थे इनिशियली, ओनली 6 आयंस आर प्रेजेंट इन दिस यूनिट वॉल्यूम। अब जैसे ही आप इसके अंदर वाटर ऐड करोगे तो इनमें से कुछ आयंस यूनिट वॉल्यूम से बाहर चले जाएंगे। क्यों बाहर चले जाएंगे, जो न्यू वाटर आपने ऐड किया है उसमें डिज़ोल्व होने के लिए। तो मान के चलिए पहले 6 आयंस थे, उनमें से कुछ आयंस बाहर चले गए, तो कितने आयंस रह गए, केवल 4 आयंस रह गए। तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, और इसी वजह से हम कह देते हैं कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ तक आई बात समझ में। चलिए नंबर 3, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या चेंजेस आते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, सभी को पता है मोलर कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। ठीक है, तो देखिए जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। ठीक है, और क्यों इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज डाइल्यूशन करने पर बोथ नंबर ऑफ आयंस एंड आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होते हैं और आयनिक मोबिलिटी भी इंक्रीज होती है जैसे ही हम पानी मिलाते हैं। अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब हम पानी मिलाते हैं तो नंबर ऑफ आयंस पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पहले से ही कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं, पानी मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is not affected by dilution। पानी मिलाने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड। वो पहले से ही कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं, तो पानी मिलाने से आयनाइजेशन इंक्रीज नहीं हो जाएगा, वही रहने वाला है। तो दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड एट ऑर्डिनरी डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि पानी मिलाने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो नंबर ऑफ आयंस पे भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन पानी मिलाने से आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बट आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पानी मिलाते ही जो आयंस के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो ड्यू टू वीकनिंग ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, तो आयंस के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएंगे, तो आयंस बहुत तेज़ी से मूव करेंगे, तो हम कह सकते हैं आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है। और मैंने पहले ही बताया था
कि कंडक्टेंस डिपेंड ऑन आयनिक मोबिलिटी एज वेल एज नंबर ऑफ आयन्स। इनमें से कोई भी फैक्टर अगर इंक्रीज होता है तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है, यहाँ तक आई बात समझ में। चलिए अब हम करते हैं बात किसके, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस की। ठीक है ना। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स on increasing dilution alpha increases, यानी degree of dissociation increases, hence number of ions क्या हो जाएंगे, increase हो जाते हैं। so lambda m increases। क्लियर है, आ रही बात समझ में यहाँ तक। चलिए अब उसके बाद हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इसको। मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये माना जाता है कि जैसे ही आप पानी मिलाते हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम तो लार्ज अमाउंट में इंक्रीज होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम डज नॉट इंक्रीज सो लार्ज, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट on dilution lambda m for strong electrolyte does not increase so large as compared to weak electrolytes। ठीक है, मतलब अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वाटर ऐड करते हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इंक्रीज तो होता है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब आप जानते हो, अगर हमने इनफाइनाइट अमाउंट में वाटर ऐड किया है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। ठीक है, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा एम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप्रोचेस टू अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इस लाइन का मतलब है कि ये माना जाता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हर एक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाती है और वो एक कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर जाती है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस निकल के आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इट इज़ द लिमिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्डा एम है वो एक कांस्टेंट वैल्यू को गेन कर लेता है और उस कांस्टेंट वैल्यू को लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं या मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, डिनोटेड बाय लैम्डा 0 एम और लैम्डा इनफाइनाइट एम। ठीक है, यहाँ पर ज़ीरो क्या डिनोट कर रहा है, ज़ीरो कंसंट्रेशन। आप खुद ही सोचिए, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में इनफाइनाइट अमाउंट में वाटर ऐड कर दोगे तो उसकी कंसंट्रेशन क्या रह जाएगी, ज़ीरो रह जाएगी। तो यहाँ ज़ीरो क्या डिनोट कर रहा है, ज़ीरो कंसंट्रेशन, या इनफाइनाइट क्या डिनोट कर रहा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
वो एक ही बात है। जब आप इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दोगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को तो उसकी कंसंट्रेशन क्या रह जानी है, ज़ीरो ही रह जानी है। ठीक है, चलिए अब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किस किस के बीच में, ग्राफ बिटवीन लैम्डा एम एंड रूट सी, सी मतलब कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जो ग्राफ आता है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ आता है। देखिए वो क्या है, मान के चलिए कि हमने एक्स एक्सिस पर रूट सी लिया है और वाई एक्सिस पर मोलर कंडक्टिविटी ली है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ आता है ऊपर वाला। दिस इज द ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दिस इज द ग्राफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कि CH3COOH इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड KCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ग्राफ को देखने से ही आपको पता चल रहा है कि डाइल्यूशन करने पर आप ग्राफ को इस तरीके से एरो की तरफ से रीड करिए। तो डाइल्यूशन जब आप एरो की तरफ मूव करोगे, जैसे एरो शो कर रखा है, तो वो इस बात को प्रूव कर रहा है कि हम डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि रूट सी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, रूट सी डिक्रीज होने का मतलब है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। और कंसंट्रेशन डिक्रीज कब होती है, जब डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो जब आप ग्राफ को एरो की इस तरफ से पढ़ना शुरू करोगे तो रूट सी घटेगा यानी डाइल्यूशन बढ़ेगा। तो डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, आप देखिए डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ रही है, और वो भी लार्ज अमाउंट में, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन लैम्डा एम ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो इंक्रीज इन लैम्डा एम वेरी स्मॉल, बहुत कम इंक्रीज हो रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा एम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने ये एक्स्ट्रा प्लॉटिंग की है, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा प्लॉटेशन। और एक्स्ट्रा प्लॉटेशन करके हमें वाई एक्सिस पे एक पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट क्या शो कर रहा होगा, लैम्डा 0 एम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा 0 एम यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है। जबकि आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लैम्डा 0 एम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये आफ्टर अ सर्टेन कंसंट्रेशन ये वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल हो जा रहा है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। ठीक है, इस वजह से हम कभी भी लैम्डा 0 एम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के, क्योंकि ये देखो यहाँ पैरेलल हो गया ना वाई एक्सिस के। चलिए इतने बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब इस ग्राफ के बारे में कुछ एक पॉइंट्स, ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। हम देख रहे हैं ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि लैम्डा एम इंक्रीज स्लोली विद डाइल्यूशन, ये बात हमें पता चल रही है। ठीक है, और ये जो ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, इट फॉलो द रिलेशन, ये किस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इट फॉलोज द रिलेशन लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 0 माइनस बी रूट सी। ठीक है, लैम्डा तो आपको पता ही है, इट इज़ द मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, और इट इज़ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन। और रूट सी के बारे में सब जानते हो, कंसंट्रेशन होती है। अब यहाँ पर एक नया टर्म आपको देखने को मिल रहा है, डेट इज़ बी। बी क्या होता है, बी इज़ कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन, ये जो कांस्टेंट है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है,
इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, 3 चीज़ों पर ये बी की वैल्यू डिपेंड करती है। अब ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ठीक है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, salts are of following types, ठीक है, चार्जेस के आधार पर साल्ट्स कई टाइप के होते हैं, जैसे कि 1,1 टाइप, 1,1 टाइप में आता है जैसे NaCl और KCl। अब ये 1,1 टाइप क्या है, 1,1 टाइप का मतलब है कि Na पर भी 1 चार्ज है पॉजिटिव का और Cl पे भी 1 चार्ज है नेगेटिव का, ठीक है, तो ये हो गया 1,1 टाइप, क्लियर है। एक होता है 1,2 टाइप, इसमें Na2SO4 आ जाता है। इसे 1,2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सोडियम पे तो 1 चार्ज है पॉजिटिव का, जबकि SO4 पे 2 चार्ज है नेगेटिव का, ठीक है, तो ये हो गया आपका 1,2 टाइप। इसमें Na2SO4 भी आता है, K2SO4 भी आता है, क्लियर है। और भी टाइप हो सकते हैं, जैसे कि 2,2 टाइप हो सकता है, इसमें आ जाता है एग्जांपल MgSO4 का। इसे 2,2 टाइप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैग्नीशियम पर 2 चार्ज है पॉजिटिव का और SO4 पे भी 2 चार्ज है नेगेटिव का, तो 2,2 टाइप। और भी आ जाते हैं, इसमें CaSO4 भी आ जाता है। फिर 2,1 टाइप भी होते हैं, जैसे MgCl2, इसमें Mg पर 2 चार्ज है पॉजिटिव का और Cl पे 1 चार्ज है नेगेटिव का, तो 2,1 टाइप MgCl2, BaCl2 इस कैटेगरी में आते हैं, क्लियर है। तो अगर ये जो टाइप है वो सेम है और सॉल्वेंट भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो उनका λm भी सेम आता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज़ और, ऊपर जो मैंने एक इक्वेशन लिखी थी λ इक्वल टू λ0 माइनस b√c, अगर c की वैल्यू 0 हो जाए देन लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, λ0 के, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। इसको कहते हैं बच्चों डिबाय-हकल-ओनसेगर इक्वेशन, डिबाय-हकल-ओनसेगर इक्वेशन, ठीक है, आगे बात समझ। अच्छा, एक चीज़ और, अभी ये जो मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है, क्या इक्वेशन लिखी थी कि लैम्डा इक्वल टू λ0 माइनस b√c, इसको हम y इक्वल टू mx प्लस c यानी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें तो देखो y एक्सिस पर मैं अगर लैम्डा लेता हूँ और x एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, √c लेते हैं, ठीक है। तो जो लाइन आप ड्रॉ करोगे उसकी स्लोप m यानी स्लोप वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। यहाँ पर m क्या होता है बच्चों, स्लोप, और m की वैल्यू क्या है कंपेयर करने पर, -b, यानी नेगेटिव स्लोप आएगी। जो लाइन आप ड्रॉ करोगे उसकी नेगेटिव स्लोप आएगी, जो y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, c होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट यानी कि y एक्सिस को वो लाइन कहाँ कट करेगी, λ0 पर। तो एक नेगेटिव स्लोप की लाइन ड्रॉ करिए और वो y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है बच्चों, λ0 पर कट कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन ये हमारी आ जाती है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी मैं 2 मिनट में बता देता हूँ, ठीक है। वो ये है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए λm इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली, ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, ठीक है।
और उसके रीज़न में मैंने आपको क्या बताया कि डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो अल्फ़ा इंक्रीज हो जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उससे नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक यही था।